नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये जो खबर है यूपी के कानपुर जिले की है, जहां पर एक सनसनीखेज हत्याकांड या कहें सनसनीखेज वारदात ने लोगों के होश उड़ा दिए। एक बंद कमरा और इस बंद कमरे के अंदर मिली एक पति पत्नी जिन्होंने इस महज 4 महीने पहले लव मैरिज की थी और उन दोनों की इस कमरे में लाश मिली। लड़की के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं इस पूरे मामले में वो कई सारे सवाल उठा रहे हैं जिनके जवाब पुलिस तलाशने में जुटी है। लेकिन सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि 4 महीने पहले जिस प्रेमी जोड़े ने घर वालों से झगड़कर, दोनों ने, ऐसा नहीं कि लड़की नहीं, ये लड़की और लड़के दोनों के घर वाले शादी के लिए राजी नहीं थे। उसकी वजह थी कि दोनों रिश्ते में चचेरे भाई बहन लगते थे। भला एक ही बिरादरी के होने के चलते, आस पड़ोस में घर होने के चलते दोनों के घर वाले इस रिश्ते को स्वीकार कर नहीं रहे थे। लेकिन प्यार है कि दुनिया के रीति रिवाजों को मानता नहीं। यही हाल था दोनों प्रेमी जोड़ों का, प्रेमी पर प्रेमिका का। वो दुनिया की बंदिशें मानने के लिए तैयार नहीं थे और फिर वो घर से भागकर शादी कर लेते। घर वाले इसके खिलाफ थे। थाने मामला पहुंचता है। थाने में पुलिस वालों के सामने दोनों पति पत्नी ये कहते हैं कि वो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते और एक दूसरे का खूब ख्याल रखेंगे, लेकिन एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। जिसके बाद ना चाहते हुए भी दोनों के घर वाले इस अनैतिक रिश्ते के लिए, क्योंकि समाज के हिसाब से ये रिश्ता ठीक नहीं था, दोनों भाई बहन लगते थे, ऐसे में इस रिश्ते का स्वीकार करना परिवार वालों के लिए बिल्कुल सहज नहीं था। फिर भी पुलिस वालों के चलते और तमाम जो कहें एक तरीके से जब दोनों बालिग हो गए, तब दोनों ने कहा कि भाई ये हमारा फैसला है, हम अपने घर वालों की बात नहीं मानेंगे और हमें यही अच्छा लगता है, हम इन्हीं के साथ रहेंगे। तो ना चाहते हुए घर वालों को भी इस रिश्ते को स्वीकार करना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल फिर ऐसा क्या हुआ कि महज 4 महीने में जो प्रेमी जोड़ा एक दूसरे के लिए जीने मरने की कसम खाता था, उन दोनों का इस तरह से एक कमरे में लाश मिली। आखिरकार क्या हुआ, कैसे इनकी हत्या हुई, तमाम सवाल है जिनके जवाब पुलिस को तलाशना है। कहते हैं कि प्यार एक खूबसूरत एहसास होता है, लेकिन जब प्यार में जल्दबाजी, जिद और जिम्मेदारियों को नजरअंदाज कर दिया जाए तो कई बार ये प्यार जिंदगी के लिए त्रासदी बन जाता है। यहां पर भी यही हुआ। आजकल के युवा परिवार की मर्जी के खिलाफ घर छोड़कर शादी तो कर लेते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि शादी सिर्फ 2 लोगों के साथ रहने का नाम नहीं होता है। शादी के बाद कई सारी जिम्मेदारियां आती हैं। जो प्रेमी प्रेमिका के तौर पर सब कुछ बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन शादी के बाद वो प्यार कहीं ना कहीं जिम्मेदारियों के बोझ तले दब जाता है। अब कमाने की जिम्मेदारी होती है, आपके साथ आपका पार्टनर है, उसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है। जिम्मेदारियां जब तक नहीं आती हैं तब तक सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जब जिम्मेदारियां पड़ती हैं तब प्यार कहां फुर हो जाता है। इस खबर को देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा। ये खबर उस खासकर उन प्रेमी प्रेमिकाओं को देखना चाहिए जिनको लगता है कि प्यार बड़ा, मतलब जल्द फटाफट प्यार करते, उनको लगता है इसके बाद हम शादी करेंगे और बड़ी खुशनुमा और सपनों भरी दुनिया उनकी हो जाएगी, सब कुछ अच्छा, सूखी रोटी खाएंगे लेकिन अपने प्रेमिक प्यार के साथ रहेंगे। जो सपने और जो कहा जाता है ना कि सूखी रोटी खा लेंगे लेकिन रहेंगे प्रेमी के साथ ही, महज 4 महीने प्यार टिक पाया। काम ना होने की वजह से ही सबसे ज्यादा आर्थिक जो दबाव था, माना जा रहा है कि वही प्रेमी प्रेमिका की सबसे बड़ी मौत की वजह बनी। चलिए हम आपको पूरा घटनाक्रम विस्तार से बताते हैं ताकि आपको पूरा घटनाक्रम समझ में आए, साथ ही उन सभी को एक सबक मिले जो प्यार में बड़े उतावले होते हैं कि हमको शादी करना है, पहले अपनी जिम्मेदारियां बिना समझे। उनके लिए ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमने आपको बताया, घटना जो है यूपी के कानपुर जिले की है। कानपुर का सचेंडी थाना क्षेत्र है। इस कानपुर के सचेंडी थाना क्षेत्र में जो है छत्तीस कला पुरवा गांव है। इस छत्तीस कला पुरवा गांव में सौरभ सविता 23 साल की इसकी उम्र है, ये युवक रहता था। सौरभ का गांव के ही रिश्ते में चचेरी बहन शालिनी उर्फ रानी से पिछले 3 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। सौरभ और रानी का घर जो है बताते हैं कि आमने सामने था और दोनों रिश्तेदारी में एक दूसरे के चचेरे भाई बहन लगते थे। सौरभ अपने पिता नरेश के साथ सैलून की दुकान में काम करता था। परिवार में यानी सौरभ के परिवार में उसकी मां कमला, बड़ा भाई छोटू और
एक और भाई था शिवा, ये मतलब 3 भाई थे। सौरभ 3 भाइयों में मंझला था। वहीं शालिनी का जो घर है वो सौरभ के घर के पास था, एकदम पड़ोस में। सौरभ के पिता शालिनी के पिता माफ करना, रामेश्वर जो है उर्फ गुड्डू, सब्जी बेचने का काम करते थे। शालिनी के परिवार में उसकी माँ पिंकी, भाई आलोक और छोटी बहन संध्या थी। परिवार छोटे छोटे थे। अब बताते हैं कि चूंकि दोनों आमने सामने रहते थे, लिहाजा शालिनी की उम्र करीब 20 साल थी, सौरभ की उम्र करीब 23 साल थी। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और पिछले 3 सालों से उनके प्यार का प्रसंग चल रहा था। कहते हैं इस बीच जो है घर वालों को भी इनके प्यार की भनक लगी, लेकिन चूंकि एक रिश्तेदारी में थे, कहने के लिए दूर कहीं सही, लेकिन रास्ते में भाई बहन दोनों लगते थे। ऐसे में परिवार वालों ने इस रिश्ते को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने, सौरभ के घर वालों ने, वहीं शालिनी के घर वालों ने इस रिश्ते को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने समझाया कि बेटा ये रिश्ता सही नहीं है, समाज में इस रिश्ते को स्वीकारा नहीं जाएगा और तुम्हारी वजह से जो है हम लोगों को बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। लेकिन फिर भी कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, प्यार सिर्फ प्यार देखता है, इसके अलावा बंदिशें, समाज की बंदिशें, घर वालों की पाबंदियां, इन सब को नहीं मानता। और यही हुआ इस प्यार में भी। सौरभ और शालिनी, ये घर वालों का कि बेटा तुम लोग भाई बहन लगते हो, ये शादी ठीक नहीं है, हम लोग एक बिरादरी हैं, ये नहीं हो सकता, इन सब तमाम बंदिशों को नहीं मानने के लिए तैयार। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और उनको ये था कि जब हम लोग एक दूसरे से, मतलब दूर दूर तक हमारा कोई नाता नहीं है, अब लागे लपेटे में भाई बहन लगते तो उसके मतलब ये थोड़ी कि हम लोग भाई बहन हो जाएंगे। तो हम इस चीज को नहीं मानते और हम एक दोनों दूसरे को पसंद करते हैं और एक दूसरे के बिना हम रह नहीं सकते। लिहाजा 4 महीने पहले बताते हैं कि सौरभ और शालिनी ने जो है एक बड़ा कदम उठा लिया। दोनों के परिवार वाले राजी नहीं थे, तो बताते हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ जो है घर से भागकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। इस पर जो है रानी के पर जो शालिनी के परिजन थे, शालिनी उर्फ रानी, इसके घर वालों ने इस बात की सूचना जो है तचेंडी पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। दोनों तरफ से मामला दर्ज कराया गया। इसके बाद थाने में दोनों परिवारों की पंचायत हुई। वहीं सौरभ और रानी को जो है खोज कर लाया गया कि भाई आया। अब पंचायत हुई, दोनों बालिग थे। पुलिस जबरदस्ती दोनों को अलग कर नहीं सकती थी, लिहाजा पुलिस ने यह समझा कि भाई दोनों देखो आपस में इस तरह से तना तना करने से अच्छा नहीं है। आपस में उन्होंने शालिनी के घर वालों को बिठाया, सौरभ के घर वालों को बिठाया और दोनों लड़का लड़कियों को खड़ा किया कि भाई देखो अब ये बालिग हैं, फैसला ये अपनी मर्जी से ले सकते हैं, इन्हें कोई नहीं रोक सकता। कानूनन इनका हक है कि ये किसके साथ रहना चाहें, ये इसका फैसला ये करे। अगर आप लोग मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो इनको हम अलग तो नहीं कर सकते। अब बात हुई, पंचायत हुई। पंचायत में सौरभ से पूछा गया क्या तुम चाहते हो, तुम भी बालिग बताओ। सौरभ ने कहा कि हम रानी के साथ ही रहेंगे, रानी का हम पूरा ख्याल रखेंगे और उसे हम खूब खुश रखेंगे। वहीं इसके बाद रानी से पूछा गया कि भाई तुम्हारे घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ हैं, वो चाहते हैं कि तुम उनके साथ वापस चलो और इस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर दो, तुम क्या चाहती हो। तो रानी ने भी, जिस तरह से सौरभ ने एकदम सीधा जवाब दिया कि नहीं हम शालिनी के बिना रह सकते, इसी तरह शालिनी ने भी सीधे सीधे जवाब दिया कि सौरभ अब मेरा पति है और मैं उसके साथ ही रहूंगी और मुझे घर वालों से कोई लेना देना। अगर घर वालों को हमारा रिश्ता पसंद नहीं है तो हम घर वालों के साथ रिश्ता नहीं रखेंगे। एक तरीके से उसने साफ साफ कर दिया कि मेरे लिए जो कुछ भी है वो सौरभ है और इससे मेरा, बस इसी से मेरा वास्ता है। जब दोनों जिद पर अड़ गए कि नहीं हम एक दूसरे के रहेंगे, लिहाजा दोनों परिवार ना चाहते हुए पुलिस वालों ने समझाया कि देखो कुछ भी फायदा नहीं है, हम इनके साथ इनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, दोनों बालिग हैं और दोनों ने कदम उठाया तो उनको मानना पड़ेगा। लिहाजा ना चाहते हुए भी दोनों के घर वालों को इस रिश्ते को स्वीकार करना पड़ा। बताते शादी के कुछ दिनों बाद ही जो है सौरभ और शालिनी दिल्ली चले गए। सौरभ का यह था कि यहाँ सैलून में कमाता है, उतना ज्यादा कमाई है नहीं और दिल्ली में जाएगा तो ज्यादा अच्छा कमाएगा। अब ये दिल्ली आ तो गए, लेकिन शादी की यहीं से जिम्मेदारी, जब शादी हो जाती है तब सब कुछ बदल जाता है। तब सिर्फ आप बातें करके काम नहीं चला सकते, क्योंकि लड़की अपने घर में है, उसका बाप कमा रहा है, उसका पेट भरने की जिम्मेदारी, उसको कपड़े पहनाने की जिम्मेदारी उस बाप की है। आप भी अपने घर में हो, पापा के साथ आया, मन काम करने गए तो गए, नहीं गए तो कोई बात नहीं, बाप कमा रहा है, बाप पैसा लाएगा और बाप घर में रोटी बनेगी, तुमको भी मिलेगी, तुम चाहे जितने नालायक हो, तो पेट तो भरता रहेगा और आराम से प्यारी प्यारी बातें चली। लेकिन शादी होती है, शादी के बाद सब बदल जाता है।
शादी के बाद होता है कि भाई अब तुम अपनी पत्नी की अपनी जिम्मेदारी उठाओ। अब पिता हाथ खींचना शुरू करता है। ऐसे में ये था कि सौरभ, ये तो शालिनी का था कि भाई अब अपनी जिम्मेदारी उठाओ, तुम लोगों ने अपना फैसला किया है। और सौरभ के घर वाले इस रिश्ते से बहुत ज्यादा नाराज थे, लिहाजा उन्होंने सौरभ को एक तरीके से अपने से दरकिनार ही कर दिया कि भाई ठीक है, तुमने शादी कर ली, अब तुमको जहां रहना है वहां रहो जाके, लेकिन हमसे तुम्हारा मतलब नहीं है। लिहाजा सौरभ और शालिनी जो है दिल्ली आते हैं। दिल्ली में आएंगे, यहां पर सौरभ का था कि ठीक ठाक काम करेगा, अच्छा से कमाएगा और अपनी पत्नी रानी और शालिनी को खूब खुश रखे। लेकिन दिल्ली में एक ही महीना गुजारना दोनों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया। दिल्ली ऐसे तो बड़ा आसान है कि आएंगे पैसा कमाएंगे, लेकिन इतना आसान पैसा कमाना होता तो फिर क्या था। अब सौरभ भी शुरुआत में तो उनको लगता था कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, इतना आसान, इतना पैसा कमाएंगे, ऐसे ऐसे रहेंगे, सब बढ़िया से हंसते खेलते जिंदगी कट जाएगी। लेकिन अब पता चल रहा था, जब अकेले अपने दम पर अपने घर चलाने की बात आ रही थी, तो सौरभ को आटा दाल का पाव पता चल रहा था। अब भाई दिल्ली में आए हो, तुमको किराए का कमरे लेना पड़ेगा, उसका किराया देना है, बिजली का पैसा देना है, पानी का पैसा देना है, और दिल्ली में तो हर चीज का पैसा पड़ता है। यहाँ अब कोई मदद करने वाला नहीं। अब सौरभ की हालत खराब होने लगी और यहाँ पर वो एक महीना भी दिल्ली में नहीं टिक पाए और फिर से दोनों पति पत्नी कानपुर वापस चले गए। यानी 4 दिन पहले ही बताते हैं, 4 या 5 दिन पहले ही दोनों कानपुर आए। अब यहाँ पर कानपुर में बर्रा थाना क्षेत्र है। बर्रा थाना क्षेत्र के बर्रा 7 में एक 4-5 मंजिला इमारत है। यहाँ पर इनके कोई परिवार के लोग थे, उन परिवार के लोगों की मदद से इन्होंने एक कमरा किराए पर लिया, दूसरी या तीसरी मंजिल पर। अब यहाँ पर ये पति पत्नी दोनों रहने लगे। इस दौरान शालिनी ने अपने घर वालों को बताया कि हम लोग कानपुर आ गए हैं। अब घर वालों ने कहा अभी तो तुम दिल्ली में थे, अचानक से यहाँ कैसे आ गए? तो उन्होंने बोला नहीं, वहाँ तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, वहाँ का पानी शूट नहीं कर रहा था, सौरभ की अक्सर तबीयत खराब हो जाती थी, इसलिए हम लोग यहाँ आ गए। अब यहीं पर कुछ काम करेंगे और यहीं से अपना जिंदगी को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, हम आगे कहाँ थे? हाँ, आ जाते हैं, माफ करना, 1 मिनट रुकना। हाँ, कमरा ले लिया। अब यहां पर मंगलवार की दोपहर, मतलब सिर्फ 4 दिन हुए कानपुर आए हुए थे। मंगलवार दोपहर को पहली मंजिल, यानी जहां पर इनका घर था, कमरा लिया था, उसकी पहली मंजिल में रहने वाली कोई नीलम नाम की किराएदार थी, वो छत पर कपड़े डालने जा रही थी। इसी दौरान जब वो दूसरी मंजिल से गुजरी तो जो इनका सौरभ और शालिनी का कमरा था, इसके रोशनदान से जो नीलम को दिखा, उससे नीलम की चीख निकल गई। नीलम ने देखा कि पंखे से सौरभ का लाश लटक रही। जैसे ही लाश को देखी वो चीख पड़ती है। शालिनी जो नीलम थी, उसकी चीख सुनकर पड़ोस में और भी जो लोग थे कमरे, सब निकल आते बाहर, क्या हुआ क्या हुआ। उन्होंने बताया कि कमरे में भैया एक आदमी की लाश लटक रही। जैसे ही लाश लटकने और सबने रोशनदान से झांक कर देखा तो सच में सौरभ, जो 4 दिन पहले किराए पर कमरा लेने अपनी पत्नी के साथ लेकर आया था, उसकी लाश लटक रही थी। लोगों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो दरवाजा अंदर से बंद था। वहीं मामला अपराध से जुड़ा समझकर लोगों ने भी ज्यादा छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं की। तुरंत ही लोगों ने इस बात की सूचना जो है बर्रा पुलिस को दी कि ऐसा ऐसा मामला है, एक आदमी की तो लाश लटक रही, वहीं इसके साथ इसकी पत्नी थी, अब पता नहीं वो अंदर है या नहीं है। तुरंत ही बर्रा पुलिस जो है मौके पर पहुंचती है, दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, दरवाजा खुलता नहीं। इसके बाद जो है पुलिस दरवाजे को तोड़कर कमरे के अंदर घुसती है और कमरे के अंदर का नजारा देखकर पुलिस वाले भी हक्का बक्का रह जाते। कमरे में चटाई बिछी हुई थी, उस चटाई पर शालिनी का शव पड़ा था, वहीं ऊपर पंखा था, उस पंखे से सौरभ की लाश लटक रही थी। शालिनी के पास गले में एक कपड़ा फंसा हुआ लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि उसकी गला कसकर किसी ने हत्या की है। और सौरभ को किसने मारा, यह सबसे बड़ा सस्पेंस था। इस दौरान जो है पुलिस ने कमरे की छानबीन की, जहां पर शालिनी की लाश पड़ी थी, उसी लाश के पास एक रजिस्टर पड़ा था। उस रजिस्टर में कुछ मोबाइल नंबर लिखे थे। इनमें से बर्रा 8 में रहने वाले शालिनी के मौसा कृष्ण कुमार सविता का भी नंबर लिखा था। पुलिस ने उसे यह समझा कि यह किसी रिश्तेदार का नंबर होगा, लिहाजा उन्होंने तुरंत इस बात की फोन मिलाया और बताया कि भैया ऐसा ऐसा ये एक किराएदार हैं सौरभ और शालिनी, इनका कमरे में लाश मिली हुई है और आप कौन हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं शालिनी का मौसा हूं। तुरंत ही घटना की जानकारी पाकर कृष्ण कुमार जो थे वो तुरंत मौके पर पहुंचे और उन्होंने शालिनी के घर वालों और सौरभ के घर वालों को भी इस बात की जानकारी दी कि ऐसा ऐसा हुआ।
करीब दोपहर 1:30 बजे तक, जहां शालिनी के घर वाले और उसके भाई बहन सब वहां पर पहुंच गए रोते बिलखते हुए, लेकिन सौरभ के घर से कोई भी सदस्य इस मामले में मतलब यहां पर नहीं आया। सबको ये बात खटकी कि आखिरकार सौरभ के घर वाले क्यों नहीं आए। फिर लोगों को लगा कि सौरभ के घर वालों ने पहले ही सौरभ से रिश्ता तोड़ लिया था, शायद इसी गुस्से में उन्हें लगा कि जो होना हो हमको क्या लेना देना, इसलिए वो नहीं आए। वहीं जो शालिनी के परिवार, जो उसकी माँ थी पिंकी, पिता गुड्डू, छोटी बहन संध्या और भाई जो था सालू, सब वहां पहुंचे, सब रो बिलख रहे थे। वहीं उन्होंने इस मामले में एक शक जताया कि हो सकता है कि सौरभ के घर वाले चूंकि इस रिश्ते से कतई खुश नहीं थे, और जैसे ही उन्हें शायद पता चला हो कि सौरभ और शालिनी कानपुर आ गए हैं, वो हो सकता है उन्होंने जो है इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। अभी शुरुआती तौर पर पुलिस को लग रहा है कि शायद सौरभ ने ही शालिनी की हत्या की और फिर शायद कुछ और भी गलत हुआ है। अभी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब पुलिस जो है परिजनों से पूछताछ कर आगे की पूरी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करी। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो भी सुनिए। माफ करना, घटना हुई है पति पत्नी की मौत हुई, क्या कारण था? देखिए, ये बर्रा 7 जो बर्रा थाना क्षेत्र का एक मोहल्ला है, इसमें एक मकान में एक कमरे में पत्नी के शव मिले हैं, जिसमें पत्नी का शव नीचे पड़ा था और पति का शव पंखे से लटका हुआ था। ये करीब 4-5 दिन पूर्व इस मकान में किराए पे रहने आए थे और ये लोग मूल रूप से सचंडी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। कुछ दिन पूर्व इनका प्रेम विवाह हुआ था। अब आज ये इनके मकान मालिक के द्वारा ये सूचना पुलिस को दी गई कि कमरे में दोनों के शव पड़े हैं। इस सूचना पर हमारे सारे अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और फॉरेंसिक टीम के द्वारा भी गहराई से घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और इसमें इनके परिजन भी मौजूद हैं, लड़की के परिजन मौजूद हैं और उनके कुछ आरोप प्रत्यारोप हैं जिस पर हम लोग गहराई से छानबीन कर रहे हैं। फिलहाल शव का पंचनामा करके उनको पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है और मृत के सही कारणों की जानकारी पोस्टमार्टम के पश्चात ही हो पाएगी और जिस प्रकार से इनके परिजन कोई एफआईआर या तहरीर देंगे उसी के अनुरूप इसमें कार्रवाई की जाएगी। शुरुआती तौर पर पुलिस को यही लग रहा है कि सौरभ नहीं, इस सब के पीछे सौरभ है, लेकिन जो लड़की, पुलिस ने यह भी कहा है लड़की के घर वाले हैं, अगर वो शिकायत दर्ज कराते हैं, उन्हें शक है तो वो शिकायत दर्ज कराएंगे, उसके आधार पर भी हम जांच करेंगे। सबसे पहले पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये साफ हो पाएगा कि हत्या किस तरह से हुई, कितने बजे हुई और क्या मतलब किसी और के जो फॉरेंसिक टीम पहुंची थी वो भी इस बात की जांच कर रही, क्या किसी और के भी घर में आने का कहीं कोई निशान है कि नहीं, जांच की जा रही। इस मामले में शालिनी की मां पिंकी और पिता गुड्डू ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी रानी और सौरभ प्रेम विवाह किया था। इसके बाद वो दिल्ली जाकर रहने लगे थे। 5 दिन पहले ही बेटी ने फोन कर बताया कि वो वापस कानपुर आ गए हैं। उसने दिल्ली से आने की वजह तबीयत खराब होना बताया था। मंगलवार दोपहर भी बेटी और सौरभ से बात हुई थी। उन्होंने बताया कि 1:30 बजे करीब जो है उनकी बेटी शालिनी उर्फ रानी और दामाद सौरभ से बातचीत हुई। उनका कहना है कि इस दौरान उन्हें कतई भी ऐसा नहीं लगा कि वो कुछ मतलब गलत हो सकता है। सब कुछ बढ़िया लगा, अच्छे से दोनों बात कर रहे थे और थोड़ी ही देर बाद मतलब 1:30 बजे उन्होंने बात की, 3 बजे के आसपास उन्हें यह संदेश मिलता है कि दोनों की लाश कमरे में पड़ी। तो ऐसे में जो माँ पिंकी है, पिता गुड्डू हैं, वो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि इसके पीछे कोई है और किसी ने उनकी बेटी और दामाद की जो है हत्या की और इस तरह से हत्या की है कि सबका जो मूड है, जो सोचने का तरीका हुआ पूरी तरह से बदला हुआ महसूस हो और ऐसा लगे कि सौरभ ने इस पूरे हत्याकांड के पीछे जो है सौरभ है। वहीं इस मकान में रहने वाली नीलम, जिन्होंने सबसे पहले सौरभ की लटकती हुई लाश देखी थी, उन्होंने बताया कि सौरभ और रानी जो है अभी हाल ही में 4-5 दिन पहले ही रहने आए थे। उनसे ज्यादा कुछ बात नहीं हुई थी। दोनों सोमवार की शाम को कहीं घूमने गए थे और करीब 2 घंटे बाद वापस लौट कर आए। उन दोनों को ना तो किसी ने बाहर देखा था और ना ही चीखने की आवाज तक किसी ने सुनाई दी। अब पुलिस को शक है कि हो सकता है एक तकिया भी पास में ही लिया, ऐसा लग सकता है कि तकिया लगाकर तकिया से शालिनी का मुंह दबा गया ताकि उसकी आवाज न निकले और फिर इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं जो गले में, जो शालिनी के गले में निशान है, वो भी ऐसा बता रहा है कि गला दुपट्टे से
कस कर जो है हत्या की गई। अभी मतलब कयास बहुत सारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी ये कहना कि हत्या कैसे हुई, किस तरह की गई, ये कहना जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती तब तक मुश्किल है। परिजनों का शक है, पुलिस उसके आधार पर जो है अब सौरभ के घर वालों से भी, चूंकि वो इस पूरे मामले में आए नहीं, लिहाजा पुलिस सचेंडी पहुंचेगी और सौरभ के घर वालों से भी पूछताछ करेगी। पुलिस घटना की वजह तलाशने में जुटी है। पुलिस ने सौरभ और शालिनी के मोबाइल रिकॉर्ड्स निकाले हैं, उनके सोशल मीडिया के अकाउंट को खंगाला जा रहा है कि आखिरकार 4 महीने पहले जो प्रेमी जोड़ा एक दूसरे के लिए जीने मरने की कसम खा रहा था, अचानक से 4 महीने में ऐसा क्या हो गया कि मामला या नौबत यहां तक आ गई। परिवार वालों का कहना है कि मंगलवार को 3 बजे से पहले 1:30 बजे उनकी बातचीत हुई। तब तक दामाद बढ़िया था, दोनों ने अच्छे से बात की, कहीं कोई ऐसा नहीं लग रहा था दोनों को किसी तरह की दिक्कत है, तनाव है। और महज 1.5 घंटे के अंदर ऐसा क्या हो गया कि दोनों की मौत हो जाती। सवाल कई हैं, जवाब पुलिस को तलाशना है। अब इन जवाबों की तलाश में एक तो पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, दूसरा सौरभ के घर वालों से पूछताछ बड़ी अहम मानी जा रही है। सौरभ के घर वालों से पूछताछ की जाएगी। वहीं दोनों के कॉल रिकॉर्ड निकाले जा रहे हैं कि आखिरी बार उन्होंने किस किस से बात की। क्या आखिरी बातचीत जो है सौरभ और शालिनी की उनकी मां से ही है या फिर किसी और से भी उन्होंने बातचीत की थी, और इसके बाद जो हुआ वो जान के जाइए। आसपास अगर कहीं कोई सीसीटीवी कैमरा है उसको भी खंगालने की कोशिश की जा रही है। क्या कोई सौरभ और शालिनी से मिलने आया था कि नहीं आया था, इसकी भी जांच की जा रही। तो अभी पुलिस जांच कर रही है, लेकिन यही है कि अब जांच में क्या निकलता है वो है। लेकिन सबको इस घटना ने इस तरह से हैरान कर दिया कि 4 महीने पहले लव मैरिज यानी प्यार के लिए अपने परिवार से लड़ गए, अपने कहें परिवार की जो बातें थी उससे मानने से इनकार कर दिया, अपने माँ बाप को नाराज कर दिया और भागकर शादी की, दुनिया की परवाह किए बगैर कि कैसे रहेंगे कैसे नहीं। लेकिन महज 4 महीने भी शादी का बोझ ये प्रेमी जोड़ा नहीं झेल पाया और फिर इन दोनों के बीच में अगर लग रहा है कि सौरभ ने हत्या की यानी तकरार आई। तकरार किस वजह से आई, क्या आर्थिक वजह से आई या फिर कुछ और बात है जिसकी वजह से ये सब हुआ। अब जल्द ही पुलिस कह रही है हम पूरा मामला का खुलासा कर देंगे, जब खुलासा होगा तब पता चलेगा। लेकिन एक बात तो सही समझ में आ गया होगा लोगों को कि प्यार करना और शादी करना दोनों बहुत अलग अलग चीज़ है। जब तक आप अपने अपने घरों में रहते हैं आपके परिवार वाले आपकी जिम्मेदारी उठाते हैं, ठीक है, और ये जिम्मेदारी का बोझ उसे ही पता होता है जो उठा रहा होता है। तब तक आपको लगता है दुनिया बड़ी हसीन है, तब तक आपको नहीं पता होता कि आटा किस रेट में चल रहा है, तेल किस रेट में चल रहा है, क्योंकि आप अपने बाप की कमाई खा रहे होते हो। आप बस फोन में रंगीन रंगीन बातें कर रहे होते हो, अच्छी अच्छी बातें कर रहे होते हो और सुनहरे सपने बनते हो कि हम लोग बाबू शादी करेंगे, ऐसे रहेंगे, ऐसा करेंगे, एक रोटी बनाएंगे, आधी रोटी तुम खाना, आधी रोटी हम खाएंगे और प्यार से इसी तरह से हंसते खेलते जिंदगी कट जाएगी। हम बाबू दूसरे प्रेमी पे पति पत्नी की तरह नहीं रहेंगे जो झगड़ते हैं। कोई पति पत्नी झगड़ना नहीं चाहता। शादी के बाद जिम्मेदारियों का बोझ ऐसा होता है, कई बार पति पत्नी तनाव में आ जाते हैं, इस वजह से उनके बीच में झगड़े होते हैं। अब यही जब बाबू सोना शादी करते हैं, अब माँ बाप कहते हैं भाई अब अपनी जिम्मेदारी उठाओ, अब घर चलाने के लिए पैसा चाहिए, अब किराए के कमरे में रहें तो किराएदार हैं तो मकान मालिक को हर महीने का किराया चाहिए, बिजली आप चला रहे हो तो उसका भी पैसा आपको देना है, आप साफ पानी पीना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको बोतल लगवानी पड़ती है, उसका भी पैसा आपको देना पड़ेगा। घर में रोज 3 टाइम खाना बनेगा, सुबह नाश्ता बनेगा, दोपहर का खाना बनेगा, रात में खाना बनेगा। अब आपको आटा दाल चावल का भाव पता चलता है, चाय भी बनेगी, कोई मेहमान आएगा तो उसके लिए स्वागत के लिए भी आपको मिठाई नमकीन लाना पड़े और सब आपको अपनी जेब से करना पड़ता है। अब जो आप पहले बिना शादी में 10,000 कमाते थे, आपको लगता है यार 10,000 तो बहुत ज्यादा है, इसमें तो हम आराम से रह सकते हैं। अब वही 10,000 आपको लगता है ये तो 10 दिन भी नहीं चल रहा है। और जब ये होता है तब होता है टकराव, क्योंकि पत्नी तो आप जो प्रेमिका थी उसको तुमने अपने बहुत भरोसे में हम ऐसा ऐसा करेंगे, तुमको ये दिलाएंगे, तुमको वहां घुमाएंगे, तुमको वहां घुमाएंगे, और अब हकीकत ये है कि तुम्हारे 10,000 रुपए मेहनत के 10 दिन भी नहीं चल पा रहे। ऐसे में क्या होता है, ऐसे में झगड़ा शुरू होता है।
झगड़ा शुरू होता है, मानसिक तनाव बढ़ता है। जो बेचारा अभी तक बाबू सोना थे, जो कभी नाराज हो जाती थी तो आप उसे मनाने के लिए पूरी रात कहो, उसे मैसेज लिखते रहो, वहीं अब शादी के बाद जब प्रेमिका नाराज हो जाती है तब आपको परवाह नहीं, क्योंकि आप काम से थके हारे इतने होते हो कि आप और ज्यादा झगड़ना नहीं चाहते। लिहाजा आप कहते हो ऐसा है, चुपचाप रहो, तुम भी सो हम भी सो। और यही चीजें जो हैं तनाव लाती। इसीलिए कहते हैं शादी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, बच्चों का खेल नहीं कहा जाता है। शादी निभाना, शादी को समझना में अच्छों के हवा खराब हो जाती है। यहां पर भी मुझे लग रहा है ऐसा ही, दोनों प्यार में थे, दोनों को लग रहा था कि हम भाई, वो जो सौरभ था अपने पिता के साथ सैलून में काम करता था, उसको लगता था यार हमने दिन भर में 5 लोगों के बाल काट दिए, बाल काट दिए, दाढ़ी बना दी, यार हमको 1000 रुपए मिल गए। अब दिन के 1000 रुपए बहुत ज्यादा है, इसमें तो हम ऐश कर लेते हैं। लेकिन तब उसको नहीं जानता कि घर की जिम्मेदारी तो तुम्हारा पिता उठा रहा है, तो तुमको जो पैसे मिलते हैं तुमको लग रहा है इसी में सब कुछ हो रहा है, बढ़िया है, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी तो तुम्हारा पिता उठा। अब जब वही 1000 रुपए मिलते थे, जब पति पत्नी अकेले रह रहे हैं, तब उनको लगता था यार अब ये तेल भी लाना है, साबुन भी खत्म हो रहा है, ये आटा भी खत्म हो रहा है, कैसे चले, किराया भी देना है, बिजली का बिल देना है। झगड़े शुरू होंगे, झगड़े के बाद फिर ये हो गया। 4 महीने में प्यार खिड़की से भाग गया बाहर, और कमरे के अंदर कौन बचा? पति पत्नी की लाश। तो अगर घर वाले या बड़े बुजुर्ग कुछ समझाते हैं तो तुम्हारे अच्छे के लिए समझाते हैं, उनकी बात को समझो, उनको ये मत समझो कि वो पुराने ख्यालात के हैं, प्यार नहीं समझते। प्यार वो भी समझते, उन्होंने भी अपनी कभी जवानी में प्यार किया, लेकिन वो जानते हैं कि अगर बड़े बुजुर्ग किसी बात को कहते हैं तो उसकी वजह, कई वजह पीछे होती है। बाप क्यों लड़का ढूंढते हैं कि एक अच्छा लड़का मिले, कमाने वाला लड़का मिले, और वो देखते हैं कि परिवार कैसा है, कि बेटे की मदद करेंगे कि नहीं में, और बेटा इतना कमाता है कि नहीं कमाता कि वो अपनी बिटिया की जिम्मेदारी उठा सके, तब वो शादी के लिए हाँ करते हैं। तो यही अनुभव से आता है कि हाँ ये लड़का जिम्मेदारी उठा लेगा, समझे। अब इसके बारे में जो भी खुलासा होगा हम आप बताएंगे। इसी तरह से गुनाह की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिवर्स यूपी। साथ ही अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है, आपको लगता है कि हम सही तरीके से खबरें दिखा रहे हैं, तो आप हमें आर्थिक तौर पर सहयोग कर सकते हो। हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य, अपनी क्षमता अनुसार हमें मदद पहुंचा सकते हैं। देखते रहिए यूनिवर्स यूपी। नमस्कार।